और जनता पर जो बोझ पड़ रहा है 2.5 लाख रुपया पर मिनट, संसद में जो न चलने का खर्च हो रहा है वो जनता पर बोझ नहीं है। एडवर्टाइजरों में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो जनता का पैसा नहीं है। अरे आप तो लोक सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। सारे भत्ते आपके फ्री, हवाई जहाज की यात्रा आपकी फ्री, ट्रेन की यात्रा आपकी फ्री, खाना पीना रहना सब फ्री। हम लोगों को क्या मिला है? दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देश के तमाम सरकारी संस्थानों के कर्मचारी बड़े प्रदर्शन के तहत रामलीला दिल्ली के रामलीला मैदान पर एकजुट हुए हैं। वह एक मांग में, एक आवाज़ में कह रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। आखिर उनकी क्या मंशा है, वो क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हैं, आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, आज पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आपका बड़ा आंदोलन है, क्यों है सर, क्या मांग है सर? मांग सिर्फ एक है, पुरानी पेंशन बहाल कर दो। हमारे जो साथी हैं जब रिटायर हो तो उनको उनकी तनख्वाह का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिले और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई मांग नहीं है। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम में जब रिटायरमेंट टाइम पे कर्मचारी का तनख्वाह में आधा तनख्वाह गारंटीड पेंशन माध्यम से करने का स्टैट्यूटरी गारंटी है। नया पेंशन स्कीम में वो गारंटी नहीं है, आधा नहीं 25% भी पेंशन नहीं मिलती। ये एक गंभीर समस्या है। और पुराना पेंशन स्कीम में जब महंगाई भत्ता बढ़ेगी डीएनएस रिलीफ मिलेगी, नया पेंशन स्कीम में डीएनएस रिलीफ का व्यवस्था नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जब पेंशनर का डेथ हो गई विधवा को फैमिली पेंशन मिलेगी, नया पेंशन स्कीम में ये प्रोविज़न नहीं है। और पुराना पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन नहीं है कर्मचारी का। नया पेंशन स्कीम में हर महीना तनख्वाह में 10% काटेंगे, ये पेंशन का लायबिलिटी फेस करने के लिए। ये समस्या है। अभी आज की डेट में 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग सेवानिवृत्त हुए उनको 50% गारंटेड पेंशन मिल रही, ठीक। लेकिन जो 1 जनवरी 2004 के बाद रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1800, किसी को 2800, हमारा पैसा आप जुए खाने में लगा रहे हैं, एनएसडीएल में लगा रहे हैं। जो लोग अभी अनुकंपा के आधार पर जिन लोगों की मृत्यु हो गई 1 जनवरी 2004 के बाद किसी को भी उनके भुगतान नहीं किए गए, क्यों? पैसा ही नहीं आया है। वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, वो कहते हैं एनएसडीएल के पास पैसा है, जब वहां से आएगा तो मिलेगा। जो शिक्षा देता है वो संकट में है, फिर अब विकास किस तरह का? ये तो बहुत गंभीर समस्या है। इसको तो हमारे माननीय मोदी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि 2004 से ही पेंशन बंद है और जो भी शिक्षक की नियुक्ति होती है, नए शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी बढ़ोतरी, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। एनपीएस के अंतर्गत कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है, न तो कोई राइट है। तो इसमें हमारे जो है शिक्षकों को सबसे बड़ी समस्या वो मानसिक रूप से जो है, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं। सर, आमतौर से ये कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि अगर हमने बहाली कर दी तो इसका अतिरिक्त बोझ जो है जनता के ऊपर जाएगा, इसका क्या जवाब देंगे? नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी इतनी स्कीम्स चल रही हैं, उनका 1/, जो है वो 1/4 हिस्सा भी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पे नहीं जाएगा। और जो 14% इनकी तनख्वाह से कट रहा है और 10% हमारी तनख्वाह से कट रहा है, अगर इसको मिला करके ये इस तरीके से बाज़ार में न लगाएं, इसी का ही प्रॉपर संयोजन करें तो ये पुरानी पेंशन में जो है फ़ायदा होने वाला है। ये इससे घाटा नहीं होने वाला है। घाटा तो इसलिए हो रहा है कि हमारे पैसे को बाज़ार में लगा रहे हैं और पैसा बाज़ार में डूब रहा है। 2014 से पहले इस देश में पेंशन थी, 1 जनवरी 2004 से पहले पेंशन थी। तब क्या देश कंगाल हो गया था? 4 से पहले भी तो पेंशन थी। देश को आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए।
ये तो 14 से आए हैं। और एक बात और मैं बड़ी महत्वपूर्ण आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर पुरानी पेंशन इतनी खराब है और नई पेंशन इतनी अच्छी है तो सांसद महोदय, मंत्री महोदय, विधायक महोदय, एमएलसी महोदय ये पेंशन क्यों ले रहे हैं? पुरानी पेंशन। ये आदर्श तो ऊपर से आता है, क्रांति नीचे से पैदा होती है। तो क्रांति तो हम पैदा कर रहे हैं, आदर्श आप पैदा करें कि आप भी पुरानी लें या हमें भी पुरानी दें। जनता पे तो अभी भी बोझ है। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे सरकार ने टैक्स नहीं लगाया? पानी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, खाने पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स है। जो कोई कहता है ना कि बड़े पैसे वाले लोग या वही टैक्स भर रहे हैं, भूल जाइए आप। आज गरीब से गरीब जो झोपड़ी में रहता है वो भी टैक्स भर रहा है। जो चिप्स का पैकेट आ रहा है या जर्दे और गुटखे का पैकेट आ रहा है उस पे भी टैक्स है। और टैक्स कहाँ कम किया? शराब पर, खाने पर बढ़ा दिया, शराब के टैक्स कम कर दिए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, टैक्स नहीं बजट कम कर दिया, जबकि बजट ज्यादा होना चाहिए, शराब का बजट बढ़ा दिया। तो हमारे देश में ये अव्यवस्था फैल रही है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं कि हमने हजारों लाखों टॉयलेट बना दिए, अरे पीने को पानी नहीं और खाने को रोटी नहीं, रहने को छत नहीं और बाहर टॉयलेट खड़ा कर दिया। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए आज कलम नहीं है। आज भी चाइल्ड लेबर हमारे देश के अंदर है। आज भी भूखमरी 10 करोड़ बच्चे आज भी भूख के कारण तड़प कर मर रहे हैं। आज भी नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। आज किसान बढ़ने चाहिए थे, किसानों की उन्नति होनी चाहिए। आज भी किसान वहीं का वहीं है। आज पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, युवा भटक रहे हैं। महिलाओं का क्या है? आप सोचे हम कहाँ जा रहे हैं? सर, नई पेंशन स्कीम को लागू करने में सरकार की क्या मंशा है सर? सरकार की अभी तो मंशा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका कुछ नाम बदल करके या कुछ इसमें और सौदेबाजी करके इसको लागू करने का काम कर दें। लेकिन हम लोगों को आधी पेंशन से कम पर कोई समझौता नहीं करना है। और अगर नहीं मानेंगे तो मजबूरी में हमारे तमाम साथी अब तैयार हो गए। हमने प्रस्ताव भी पारित करा लिया है कि आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का काम करेगा। सरकार की मंशा में बता दूं आपको, आने वाले समय में सरकार जो सुरक्षित रोजगार हैं, जो सरकारी विभाग हैं, जितने भी उद्योग हमारे सरकारी थे, सरकार के गवर्नमेंट, वो सब खत्म हो गए। सब में ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण व्यवस्था लागू हो गई है। और वो निजीकरण व्यवस्था इसलिए लागू हो रही है कि वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको उनके हित में काम कर रहे हैं, मजदूरों के, कर्मचारियों के हित में काम नहीं कर रहे। अगर करते होते तो एयर इंडिया को बेचना नहीं था, सेल को बेचना नहीं था, रेल को बेचना नहीं था। आज रेल को बेच दिया। आज पहले रेलवे के अंदर 16 लाख कर्मचारी थे, आज भी 18 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन 11 लाख परमानेंट है और बाकी सारे के सारे निजी हाथों में है, प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में। जॉब सुरक्षित नहीं है, मिनिमम वेज नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, पेंशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सरकार बार बार कह रही है निजीकरण लोकहित में, आप कह रहे हैं लोकहित के खिलाफ है, ऐसा क्यों? जरा दिहाड़ी मजदूरों से कभी पूछा है? प्राइवेटाइजेशन तो वही है ना। 300 रुपये दिन भर ईंटा ढोता है, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा पाएगा? वो अपने बच्चे को यूपीएससी में सेलेक्ट करवा पाएगा? वो अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस बना पाएगा? वो अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बना पाएगा? आज सरकारी नौकर हैं, तनख्वाहें हमारे पास हैं, वो सरकार को ही दे रहे हैं हम, चाहे किसी भी माध्यम से। वो टैक्स, हम तो हर तरह का टैक्स दे रहे हैं। कौन सा टैक्स ऐसे है जो हमसे नहीं ले रहे हैं आप? पेट्रोल खरीदो तो टैक्स, सामान खरीदो तो उसका टैक्स, हर तरह का टैक्स हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी आप अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो आप जानते हैं देश में गरीबी की वो स्थिति आ जाएगी कि जो अभी आप जो कह रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ये विकासशील राष्ट्र से भी नीचे धरातल में चला जाएगा। सरकारी कर्मचारी है तो पैसा बाजार में है, क्योंकि वो पा रहा है तो खर्च कर रहा है, जेब में नहीं रखता है। मकान बनाएगा, बच्चों के लिए लोन लेगा, सरकार को उसका EMI देगा, आपको कर्जा लेगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करेगा, है तभी तो देगा, नहीं होगा तो कहाँ से देगा। ये सरकार का तो ये दावा है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से लोगों के अंदर रोजगार बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। क्या सुंदर बात है, आप जाके देख लीजिए। पहले जो हमारे, हम तो राजधानी से हैं,
अब राजधानी खाना को देखिए, पहले राजधानी खाना का देखिए, और बेस किचन से खाना आती थी, पहले हमारे रेलवे के एम्प्लॉय उसका खाना सप्लाई करता था। आज का खाना देखिए कितना घटिया है, उसमें तो कीड़ा निकल रहा है। अब रोजगार कहाँ बढ़ रहा है? अब जो राजधानी के जो आदमी लोग, वेटर लोग हैं, उसको पूछिए कितना तनख्वाह दिया जाता है, आपको आंख में आंसू आ जाएगी। वो लोग को 2,000-3,000 रुपया पगार दिया जा रहा है। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये तो क्या ब्रिटिश सरकार से भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। ये क्या रोजगारी चल रही है? आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप क्या गारंटी दे रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा में क्या हो रहा है? ठेकेदारी लोग, एक ठेकेदार जो है उसको वो अपने लेबरों को क्या मिनिमम वेज दे रहा है। हमारे मेट्रो में कोई भी ठेकेदार मिनिमम वेज नहीं देता है। आप जितना भी बोलते रहे एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको कोई डर नहीं। जब बीजेपी सरकार है, सेंट्रल बीजेपी का है, वो लोग बोल के गया है आप लोग जो मर्जी है करो। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि 2024 के चुनाव में अगर हम बीजेपी को हरा देंगे तो निजीकरण की नीति रुक जाएगी। क्या रुकेगी सर? क्योंकि सरकारें तो बदलती रही हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि निजीकरण की व्यवस्था जो है ये सरकार भी लाई है, और जो पहले सरकार थी वो भी उसके ऊपर ही चल रही थी। मोहनटेक सिंह अहलुवालिया ने तो लिखा था कि रेलवे जो है वो सारी दुनिया में निजी हाथों में जा चुकी है, तो भारत में क्यों नहीं जा सकती। ये तो उस समय ममता जी मंत्री थी और हम लोग इसके विरोध में थे, तो उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। तो कोई भी सरकार आए वो निजीकरण की बात करेगी, लेकिन वो निजीकरण की बात करेगी तो उसका पूरा विरोध भी होगा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सभी वक्ताओं की बातों को सुना। सभी ने एक आवाज़ में एक बात कही है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, जो सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, उनका भविष्य न्यू पेंशन स्कीम के तहत अंधकार में है। वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने परिवार के भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसीलिए वो रामलीला मैदान में भारी संख्या में एकजुट हुए हैं। दूसरा जो नई पेंशन स्कीम है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के हितों में ही लागू करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में लगाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार जिसका काम है कि सभी कर्मचारियों, मजदूरों के भविष्य की सुरक्षा करना, उनके बुढ़ापे की लाठी बनना, वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। ये भी समझना है कि लगातार सरकारी संस्थानों में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। इसका कहा तो जरूर जा रहा है ये लोकहित में है, लेकिन समझना यह है कि कोई प्राइवेट संस्थान अगर सरकारी संस्थान में उसका अधिनायक तत्व ले लेता है, उसका कब्जा कर लेता है, तो उसका असली मकसद जो होगा वो उसका मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तिजोरी भरना। फिर वो लोगों के हितों में कैसे काम करेगा, कर्मचारियों के हितों में कैसे काम करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि जो निजीकरण की नीति है वो कहीं ना कहीं लोगों के हितों के खिलाफ है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट संस्थानों के तिजोरियों को भरने का एक जरिया बनाया जा रहा है। इसीलिए निजीकरण, इसीलिए न्यू पेंशन स्कीम लाया जा रहा है। यानी सरकार की जो मंशा है कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के हितों में है और आम लोगों के हितों के खिलाफ है। इस बारे में आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।